लेवल के लोग थे वो लैटिन और लोअर जो थे वो क्या बोलते, इंग्लिश, जो वहाँ के रहने वाले थे। द enthusiastic addition of the study of the writers of the Greek and the Roman antiquity lead to the humanism। अच्छा जी, what is a humanism? अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म का फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म? पेट्रार्क। क्या कहा था, कैसे आया था ये ह्यूमनिज्म, किस तरह से आया था? ह्यूमनिज्म इस तरह से आया था कि उन्होंने लैटिन ग्रीक जितना भी लिटरेचर था उसको दोबारा से एक तो री इंटरप्रेट किया, और उसके अंदर से जो वैल्यूज़ मौजूद थी उन वैल्यू को किस पे इम्पोज कर दिया? मिडिवल एज की स्पिरिट के ऊपर। मतलब ह्यूमन जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, एंड इट शुड बी ऑनर्ड, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड, एंड हिज पोटेंशियल शुड बी एक्सप्लोर्ड। किस लेवल पे? फिलोसॉफिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, हर तरह से ह्यूमन वैल्यू को एक्सप्लोर किया जाए। ह्यूमन वैल्यू को एक्सप्लोर किया जाए तो ह्यूमनिज्म आया इस तरह। ह्यूमनिज्म लैटिन ग्रीक के एंशिएंट लिटरेचर को उन्होंने क्या किया, किसके ऊपर इम्पोज कर दिया फिर, जो वहाँ पे मेडिवल स्पिरिट चल रही थी। मेडिवल स्पिरिट क्या थी? कि चर्च जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है। आपने देखा होगा कि चर्च जो है वो ये भी इजाज़त देता है कि किसने शादी करनी है और कितनी शादियां करनी है और कैसे करनी है। हेनरी VIII का आपने अगर पढ़ा हो तो हेनरी VIII शादी करता है अपने वारिस के लिए और इजाज़त लेता है रोमन कैथोलिक चर्च से, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च जो है एक किंग को भी इजाज़त नहीं देता, यानी वो हेनरी VIII को इजाज़त नहीं देता कि वो शादियाँ करे, ठीक है, कि अगली शादी करे और अपना वारिस जो है वो पैदा करे। तो व्हाट हैपेंड, दे ब्रेक्स देयर रिलेशन विद द रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने कहा हम अपना चर्च बनाएंगे इंग्लैंड के अंदर। तो ह्यूमनिज्म की स्पिरिट का मेन क्या था कि ग्रीक रोमन की जो एंटीक जो उनका नॉलेज था वो उसको क्या करते हैं, उससे रिप्लेस कर देते हैं मेडिवल स्पिरिट से। तो मेडिवल स्पिरिट में क्या, चर्च जो है वैल्यू रखता है, चर्च सेंटर ऑफ अटेंशन है, आप पैसा कमाते हैं चर्च को देते हैं, चर्च जो है लीड करता है, चर्च गवर्न करता है, चर्च फैसले करता है। उन्होंने कहा कि इंसानों को वैल्यू दें। किसको वैल्यू दें? इंसानों को। ह्यूमनिज्म आ गया। तो ह्यूमनिज्म एक फ़िलासफ़ी थी जो रेनेसेंस के साथ चल रही थी, और उसको चलाने वाले बहुत सारे लोग थे जो उसको चला रहे थे। उसमें कहते हैं कि जो फादर था इसका ह्यूमनिज्म का, उसको नाम दिया गया पेट्रार्क। पेट्रार्क को नाम दिया गया कि वो ह्यूमनिज्म का फादर था। कुछ करैक्टरिस्टिक हैं ओल्ड इंग्लिश की और मिडिवल इंग्लिश की। मिडिवल इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश की कुछ करैक्टरिस्टिक हैं। एक तो ये सेंचुरी से 5th से जो 12th सेंचुरी है इसमें इस तक ये क्या है, मिडल, ये ओल्ड इंग्लिश है। 5th सेंचुरी से 12th तक ओल्ड इंग्लिश है। यानी ओल्ड इंग्लिश क्या थी, किसका मिक्सचर थी? कैल्टिक, गैलिक, एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सैक्सन, जूट, जर्मैनिक, ये सारे ट्राइब जो साखलों पर बैठे हुए थे और ज़्यादा क्या करते थे, हमले करते थे और वो इंग्लैंड का हिस्सा बन जाते थे और काबिज हो जाते थे। मतलब वो उनसे जो मिली हुई लैंग्वेज थी वो क्या थी? ओल्ड इंग्लिश थी। ओल्ड इंग्लिश डेवलप हुई थी नॉर्थ जर्मैनिक, कैल्टिक, गैलिक और एंग्लो सैक्सन, इन सब से डेवलप हुई थी। एक लैंग्वेज की शक्ल मिली थी, वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की, आप समझ ही नहीं सकते उसको। अब मिडल इंग्लिश क्या है? मिडल इंग्लिश बोली जाती थी 11th से 15th सेंचुरी तक ये इंग्लिश थी। मिडल इंग्लिश डेवलप कहाँ हुई थी? वेसिक्स एरिया में। वेसिक्स एरिया था, वेसिक्स इंग्लैंड का, उसके साइड से ये डेवलप हुई थी। मेडिवल इंग्लिश जो है, मेडिवल इंग्लिश वो लोग बोलते थे जो उस वक्त के इनहेबिटेंट थे वहाँ के। जब नॉर्मन आए तो वो अपनी ले आए थे लैंग्वेज। आगे पॉइंट देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ह्यूमनिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं।
ये देखें, ह्यूमनिज्म के अंदर कुछ पॉइंट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो फादर था वो कौन था, पेट्रार्क। आपको क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ द फादर ऑफ द ह्यूमनिज्म, तो आप बताएंगे पेट्रार्क। डिवोशन टू, इसमें मेन चीज़ क्या थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि डिवोशन किसकी तरफ थी, टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को डिवोशन दी जाती थी। और ये लिटरेरी कल्चर था, लिटरेरी कल्चर को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ह्यूमन स्किल और पोटेंशियल को। इसके अंदर क्या किया जाता था, ह्यूमन स्किल और पोटेंशियल को देखा जाता था, उसको एक्सप्लोर किया जाता था। और ये आपने देखा होगा कि रेनेसेंस एज में काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया। रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लेटर्स, यानी जो क्लासिकल उनके पास जो लिटरेचर था, रोमन ग्रीक सा, वो तो किसी रिलीजन को नहीं मानता था, मतलब उनका तो कोई रिलीजन इस तरह का नहीं था कि रिलीजन ही डोमिनेट करता था। वो लोग तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, रोमन हुए, ग्रीक हुए, अरिस्टोटल, प्लेटो, होरेस, लॉन्जाइनस और इस तरह के जो रोमन ग्रीक्स राइटर थे, होमर, वर्जिल, सो दे वर द प्योर इंटेलेक्ट, दे वर नॉट लाइक मिडिवल पीपल। वो चर्च के जैसी एज तो नहीं थी, तो उन्होंने कहा उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, उसमें क्या, वो क्या करते थे लोग, वो क्यों इतना बड़ा लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस कर गए, क्या वजह थी। तो इसलिए फिर उन्होंने उनकी वैल्यू को उनके उससे रिप्लेस कर दिया, मिडिवल वैल्यू से। रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लेटर्स, इंडिविजुअलिस्टिक एज थी ये। ह्यूमनिज्म जो था ये क्या था, इंडिविजुअलिस्टिक स्पिरिट थी। इंडिविजुअलिस्टिक स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल बंदे के पास क्या टैलेंट है, उस स्पिरिट को एक्सप्लोर किया जाता और उसको बड़ी वैल्यू दी जाती। और सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक थी इसके अंदर, ह्यूमनिज्म के अंदर। उसके बाद ये ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर जोर देते थे। और सेंटर ऑफ इंटेंशन, चूंकि ह्यूमनिज्म है तो सेंटर ऑफ इंटेंशन क्या होता है, इंसान होता, उसकी वैल्यू होती, उसका कल्चर होता, उसकी सिविलाइजेशन है, उसका नॉलेज है, उसकी थॉट है, उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इसमें। ह्यूमनिज्म जो है वो क्या करती थी, वो ये क्रिएट करती थी कि पर्सन क्रिएट हिज ओन सेट ऑफ एथिक्स, कि इंसान अपना एथिक जो है वो खुद क्रिएट करेगा। फीचर क्या है इसके, अ फ्री माइंड, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर द ह्यूमन बीइंग नॉट इन अंडर द शैकल ऑफ द चर्च, बिलीफ इन द गुड टेस्ट, एस्थेटिसिज्म, गुडनेस, ठीक है, नॉलेज, फ्लोरिश, पेंटिंग, इस तरह की जो भी स्किल है वो एक्सप्लोर करेगा इंसान। उसके बाद बिलीफ इसका क्या था, ह्यूमनिज्म का, किसके ऊपर, रीज़न के ऊपर, अक्ल के ऊपर, क्यूरोसिटी थी इसके अंदर। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक थी ह्यूमनिज्म की, और इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे पेट्रार्क और उस वक़्त के प्रोमिनेंट राइटर्स। पेट्रार्क को ये 19th सेंचुरी का एक जर्मन हिस्टोरियन है, नाम सुन लें, वो लिख लें, इसका नाम है जॉर्ज वाइट। ये बंदा है जर्मन, इसने पहली दफ़ा ये पॉइंट आउट किया कि कौन है ह्यूमनिज्म का फादर, जॉर्ज वाइट। ये जॉर्ज वाइट जो है, इसने पहली दफ़ा साबित किया, मतलब अपनी बुक के अंदर इसने लिखा, इंट्रोड्यूस करवाया कि रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट, यानी जो ट्रू फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है वो कौन है, वो पेट्रार्क है। उसके बाद फिर पेट्रार्क को ही कहने लगे कि पेट्रार्क ही ह्यूमनिज्म का फादर है। ये बंदा, इसने जर्मन था, ये जर्मन हिस्टोरियन था, और मुझे लग रहा है कि ये ज़रूर आएगा। जर्मन हिस्टोरियन, इसने इस बंदे को कहा था, यानी इसने पेट्रार्क को कहा था कि ये फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है। अगर पूछ लें कि हु डिक्लेयर्ड पेट्रार्क एज अ फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन 19th सेंचुरी, तो ये जर्मन हिस्टोरियन था, नाम है जॉर्ज वाइट, VOIGT, जॉर्ज वाइट। और उसके बाद इसने इसको डिक्लेयर किया अपनी बुक के अंदर फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ये नोट कर लें। तो इसका नाम क्या था, जॉर्ज वाइट, जर्मन हिस्टोरियन था। इसने कहा कि ये फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है। थोड़ा सा कैंटरबरी टेल को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं मैंने देखे हैं। कैरेक्टर्स आर मेंशन्ड इन द चॉसर्स
प्रोलॉग, चौसर के प्रोलॉग में वो कहते हैं जी 29 करैक्टर हैं। कुछ लोग इसको कहीं 30 लिखा होगा, कहीं 29 लिखा होगा, तो खुद जो है वो मिला के उसके अंदर जो एक खुद होता है वो नरेटर जो साथ उनका होस्ट जो है वो सारे मिला के आई थिंक ये 30 बनते हैं। ठीक है, ये 30 करैक्टर है। नोबिलिटी, इसमें प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल के अंदर कितनी क्लासेस को डिस्कस किया गया, अगर वो आपसे कह दें कि कौन कितनी क्लासेस हैं, तो इसके अंदर टोटल 3 क्लासेस को डिस्कस किया गया है। पहली है नोबिलिटी, इसको मैंने लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी पढ़ाया हुआ है। दूसरी क्लर्जी क्लास है। क्लर्जी कौन होते हैं? एक्लीजियस्टिकल ऑर्डर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको कहते हैं क्लर्जी। तीसरा कौन है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा अक्सर बिजनेस करते हैं, ठीक है, जिनको आप याद करें वो क्या कहा है उसने, बोर्जुअस क्लास। बोर्जुआ क्लास उनको किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ये वो क्लास है, ये बिजनेस करते हैं, ये लोगों का खून चूसते हैं अक्सर। मर्चेंट, उसने बड़ा ख़तरनाक क्लास इनको कहा था। डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये क्लर्क, वाइफ ऑफ बैथ, ये क्या है? ये सारे जो हैं वर्कर थे, और ये सारी मिडिल क्लास में आते हैं। यानी इसमें एक नोबिलिटी की क्लास है, एक क्लर्जी की क्लास दिखाई गई है, और एक मिडिल क्लास दिखाई गई है, और एक उसमें, यानी ये नोबिलिटी और क्लर्जी जो हैं ये एक ही हो जाते हैं। नोबिलिटी और क्लर्जी जो हैं, क्योंकि ये मिलके उनसे मशवरे लेते थे, क्लर्जी और ये नोबल क्लास जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है। दूसरे इसमें आगे मिडिल क्लास, और तीसरी इसमें लोवेस्ट क्लास है। ये इस तरह की क्लासेस हैं। ये बेचारे जो पीसेंट थे ये क्या करते थे? ये तीसरी क्लास थी, ये पीसेंट थे, ठीक है। ये मिलर था, इसमें प्लूमैन था, फार्मर था। ये सारे लोग जो थे ये क्या थे? ये थर्ड क्लास थी, जो लोवेस्ट क्लास थी। आगे, among the Chaucer's characters who had locks well carried if they did laid in press, squire. तो characters who had lock well carried all as if they had laid in press, यानी ये किसके बारे में कहा? ये स्क्वायर के बारे में। Spirit in the rape of the lock is called the supernatural machinery. अब जो सुपरनेचुरल मशीनरी है, इसका कंसेप्ट उसने रूसी क्रूशियन एक फ़िलासफ़ी है उससे लिया था। रूसी क्रूशियन फ़िलासफ़ी को मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपने लेक्चर के अंदर, मैं अभी भी आपको कुछ बता देता हूँ। ये रूसी क्रूशियन डॉक्ट्रिन है, रूसी क्रूशियन एक डॉक्ट्रिन था स्पिरिट के बारे में। तो इसने इसके अंदर से रेप ऑफ लॉक के अंदर इसको यूज़ किया। Welcome to all students. Lot of students are joining us. You are most welcome. Hope you people will get lot of knowledge. रूसी क्रूशियन जो डॉक्ट्रिन था स्पिरिट से रिलेटेड, उसने उससे रिलेटेड इसके अंदर आइडिया इन्फ्यूज़ किए, सुपरनेचुरल मशीनरी बनाई। कैसी सुपरनेचुरल मशीनरी? उसने कहा कि एक सिल्फ होती है, उसने कहा एक निफ होती है, एक नोम होती है, एक सेलमेंडर होती है। सो दीज आर डिफरेंट स्पिरिट एंड दे कंट्रोल द फीमेल्स। विमेंस को ये स्पिरिट्स जो हैं कंट्रोल करती हैं, और इसके बारे में उसने उसकी सुपरनेचुरल मशीनरी बनाई। मतलब ही क्रिएटेड द सुपरनेचुरल मशीनरी। हाउ ही क्रिएटेड? ही सेज दैट ऑल दीज स्पिरिट्स दे कंट्रोल द विमेंस। विमेन की आइडियोलॉजी को, उसकी कॉक्टिश नेचर को, उसकी फिकल माइंडेड नेचर को, उसकी वो कहता है जो डाइवर्ट होने वाली अटेंशन है, इसको कौन डाइवर्ट करता रहता है? मतलब एक लवर से दूसरे लवर की तरफ, फिर वो लवर से लवर की तरफ कौन लेकर जाता है? तो ये वो कहता है, ये उसको मतलब वो स्टायर करता है। वो तो स्टायर एज से ताल्लुक़ रखता है ना, 18वीं सेंचुरी को तो कहा जाता है ये स्टायर की एज थी। यानी वो क्या करते थे? आप ज़रा वर्क देखें जोनाथन स्विफ्ट का, बिटर सटरिस्ट है। टॉक अबाउट द ड्राइडन, स्टायरिस्ट है, वो भी स्टायर करता है। टॉक अबाउट द जॉनसन, स्टायर करता है, ठीक है।
और जितने भी इससे रिलेटेड पोएट हैं वो ज़्यादा क्या करते, स्टार को मेन टूल यूज़ करते थे। ह्यूमन बीइंग को क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग को सेंटर बनाते थे। और ह्यूमन बीइंग में ये नहीं कि कोई आम नेचुरल बंदे को, कि किसी विलेज का बंदा है, नो, वो लेते थे बड़ी सेलेक्टेड स्ट्रेटा को, जैसे बिलिंडा थी, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्या अपर क्लास को स्टायर करते थे, उनकी फॉलीज़ को, उनके ड्रॉबैक्स को, इवन के उसने क्वीन एन को भी उसने स्टायर किया है अपनी रेप ऑफ लॉ के अंदर। Their pretty eyes rolls, charm strike the sight, merit win the soul, and always he writes in the heroic couplet. और वो किस में लिखता, heroic couplet के अंदर 2 लाइन का वो बनाते थे और रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे जो रोमन ग्रीक्स के बनाए हुए थे। अगर आपने लॉन्जाइनस को पढ़ा हो, रोमन क्रिटिक को, उसके बनाए हुए जो रूल्स हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वो फॉलो करते हैं। सिल्फ जो कहता है जो सिल्फ होती है ना, मतलब सुपर नेचुरल मशीनरी के अंदर, वो कहता है कि वो ऐसी स्पिरिट है, यानी वो फीमेल, ऐसी फीमेल जब उनकी डेथ होती है तो वो बहुत मतलब लाइट हार्टेड होती हैं, वो एयर में बदल जाती हैं, वो हवा में बदल जाती है। जो निफ कहता होती है जेंटल होती है और प्लीजिंग वुमेन होती है, वो वाटर में तब्दील हो जाती है, ठीक है, वो वाटर बन जाती है। जो नॉर्म्स होती है, जो प्रूडिश वुमेन होती है, वो कहता है कि अर्थली, चूँकि वो घटिया होती है तो वो कहता है अर्थली स्पिरिट बन जाती है, ठीक है। वो सैलमेंडर को कहता है कि जो बड़ी फायरी नेचर की औरत होती है, जब उसकी डेथ होती है तो वो कहता है वो फायर बन जाती है, वो आग में तब्दील हो जाती है। तो दीज आर द सिल्फ, इनको याद कर लें। एक सिल्फ उसने, एक का नाम सिल्फ बताया है जो कि क्या एयर बन जाती है, ठीक है। एक का निफ बताया है, इसमें से हो सकता है कुछ आ जाए, जो वाटर में तब्दील हो जाती है। एक का नॉम उसने बताया है, रूसी क्रूशियन जो डॉक्ट्रिन है या फिलॉसफी है उससे। एक का क्या बताया, स्पिरिट। ये कौन सी स्पिरिट, अर्थली स्पिरिट, अर्थ की स्पिरिट बन जाती है, ज़मीन में रहती है। सैलमेंडर, सैलमेंडर को नाम दिया फायर का। So these are the spirit according to the Alexander Pope. He has taken this philosophy, he has taken this knowledge from the Rosicrucians doctrines of spirit. जो रूसिक्रोशियन स्पिरिट से रिलेटेड था नॉलेज, उसने वहाँ से लिया था। ये रोजन क्रेंस एक बंदा था जो 15th सेंचुरी में जिसने ये मूवमेंट लॉन्च की थी, ये उससे उसने आइडिया लिया था। उसके बाद आ गया जॉन डन, बिलिंडा इसका अब देख लें। ये इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फिकल माइंडेड लेडी। कौन है फिकल माइंडेड लेडी? वो बिलिंडा है। वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखती है? अपर क्लास से। क्या करती है? और वो तैयार होती है और तैयार होकर क्या करती है और लोगों को क्या करती है, लोगों के सामने जाती है और वो क्या उनकी फाइटिंग दिखाई गई है कि वो स्पून के साथ लड़ रहे हैं, नीडल्स के साथ लड़ रहे हैं और उसके बाद क्लिप्स के साथ लड़ाई हो रही है। और जस्ट ही इज़ कंपेयरिंग दिस मॉक एपिक विद द हीरोइक एपिक लाइक द Homers and Virgils, and they have written their Odyssey and Aeneid and Odysseus like work। तो उस तरह के वर्क के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि ये कोशिश तो इसने की थी कि वो लिखे इसके लेवल का, लेकिन वो होमर और विर्जिल चूंकि वो तो एक ट्रू इंटेलेक्ट थे, उस जैसा तो नहीं लिख सका। लेकिन फिर इसने क्या किया, उनकी मॉक एपिक बनानी शुरू कर दी। इसके दोस्त फ्रेंड थे फैंटम और ब्रूम। उसके साथ मिलके ये क्या करता था, रोमन ग्रीक्स के वर्क को ट्रांसलेट करता था। ठीक है, कौन करता था? पोप। उसके बाद कहता है लव अफेयर वाज द चीफ ऑफ द लेडीज ऑफ द अपर क्लास इन 80th सेंचुरी में। आप देख लें कि ब्लिंडा जो है वो तैयार होकर किसके लिए जा रही है? लवर्स के लिए। ठीक है, एक लवर की डेथ होना या डॉग की डेथ होना, मतलब उनके लैप डॉग की डेथ हो जाना, हस्बैंड की डेथ हो जाना, एक बराबर। ठीक है, इतना वो इस तरह की वो लेडीज़ दिखाई गई हैं। आगे जी, थर्मागेंट्स वुमेन्स टर्न टू द सैलमेंडर्स। यानी थर्मागेंट्स वो वुमेन कौन सी हैं? वो सैलमेंडर बन जाती हैं, वो फायर की स्पिरिट होती है। इसका मतलब होता है फायरी नेचर, थर्मागेंट्स। द पोएम्स गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार्स बाय डन। डन क्या शो करता है इसके ज़रिए? वो इम्पॉसिबिलिटी शो करता है।
वो अनफेथफुलनेस शो करता है किसकी, फीमेल की। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, यू कैन गो, कहता है एनीवेयर एल्स, घोड़े की पुश्त पे सफ़र करो, इधर उधर चले जाओ, सारी दुनिया को छान मारो, तुम्हें कोई भी एक फेयर लेडी, कहता है खूबसूरत और वो फेयर नहीं मिलेगी। अगर मिल जाए तो कहता है मुझे बताओ, मैं वहाँ जाऊँगा, पिलग्रिम परफॉर्म करूँगा, और पिलग्रिमेज जो है उसके लिए मैं परफॉर्म करूँगा, और मैं, कहता है कि अगर नहीं जाऊँगा फिर को, कहता है, यानी वो लफ्ज़ों के साथ खेलता है, ऐसे कहते हैं पन, ही इज़ यूजिंग पन। पन मीन प्लेइंग विद वर्ड्स। चूँकि वो बड़ा माहर था लैंग्वेज का, तो वो लफ्ज़ों के साथ खेलता था, तो उसे कहते हैं ही इज़ प्लेइंग विद लैंग्वेज। वो यूज़ करता है ऑक्सीमोरोन, वो यूज़ करता है फर्बली, वो यूज़ करता है लाइटटीज़, वो यूज़ करता है स्नैकडकी, वो यूज़ करता है उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, रेपिटेशंस, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या करता है, उस अपने स्टैंज़ा को भी ऐसे ही बनाता है फ्लर्टियस नेचर का। तो ये उसका कमाल है। कहते हैं कि टी.एस. इलियट कहता है कि जॉन डन एक ऐसा पोएट है जो इंटेलेक्ट, जिसके अंदर इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर मिल जाता है, फ्यूजन हो जाता है इसकी पोइट्री में, किस चीज़ का, थॉट और फीलिंग का। थॉट और फीलिंग टी.एस. इलियट ने ऐसे एडमायर नहीं किया था। कहता है टी.एस. इलियट कहता है कि महज अपनी लाइफ लिख देना, बायोग्राफी लिख देना, फीलिंग लिख देना, वो भी पोइट्री नहीं होती। उसने कहा कि क्लासिकल पोइट जस्ट क्या करते थे, सोचते थे, रोमांटिक पोइट जस्ट फील करते थे, लेकिन जॉन डन जहाँ पे आता है ये दोनों चीज़ों को मिला देता है, यानी थॉट और फीलिंग दोनों को मिला के इनको इन्फ्यूज़ करके एक नई चीज़ बनाता है। वो कहता है यूनिफिकेशन ऑफ थॉट एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज़ ओनली फाउंड इन द वर्क ऑफ द जॉन डन। जॉन डन कहता है कि मुझे टॉपिक बताओ, सुबह मैं पोएम दे दूंगा आपको। यानी वो इंटेलेक्ट के साथ पोएट्री करता है खुद, यानी उसने लव और डिवाइन जो पोएम्स लिखी हैं उसने अपने पैशंस और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके लिखी है। इसीलिए वो बाज़ औक़ात क्या करता है, ऐसे लगता है कि जैसे वो लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, ठीक है। और कहता है कि मेरी और अपनी वाइफ से जब वो दूर जा रहा होता है फ्रांस में कहीं, तो वो कहता है कि ना तो वैलिडिक्शन टू फॉरबिडिंग मॉर्निंग, इस तरह का कोई टॉपिक है उसका। उसमें कहता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं तुम्हारी आंखों में हूँ, तुम मेरी आंखों में हो, अगर तुम रोओगी तो कहता है चूंकि मैं तुम्हारी आंखों में, ये फ्लड आएगा और मैं इसमें बह जाऊंगा। अगर मैं रोता हूँ, कहता है कि तुम मेरी आंखों में हो, तो तुम यहाँ से बह जाओगी। हम में से जो बंदा ज़्यादा रोएगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कत्ल करेगा। ज़्यादा रोना, कहता है, या तकलीफ़ देना और उससे फ्लड आए और उसमें मैं बह जाऊँ, कहता तुम ऐसा नहीं करोगी। मतलब वो इसके साथ कैसे लफ्ज़ों के साथ, देखें, अपनी अक्ल के साथ और वर्ड्स के साथ और पैशन मिला के, फीलिंग मिला के उसके साथ खेलता जाता है। तो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉन डन। जॉन डन जो है, लिख लें, जॉन डन मोहब्बत करता था एंड डन से, और एंड डन की वजह से जेल में भी जाना पड़ा। और वो कहता है जॉन डन एंड डन अनडन, उसका एक कोट है, कहता है जॉन डन एंड डन अनडन। यानी जॉन डन जब आया तो वो अच्छा एक प्रोग्रेस करता हुआ पोएट था। वो स्कूल मैन भी था, मदरसे से उसने तालीम हासिल की थी। अल्टीमेटली एक लेडी से मिला एंड डन से, उसका फादर जो था वो बड़ा एक ऑफिशियल था, और उसने क्या किया, उसे भगा के ले गया, उसने उसे जेल में करवा दिया। उसकी वजह से जेल में गया तो उसका कैरियर फ्लॉप हुआ। फिर उसने एक लफ्ज़ कहा, कहता है जॉन डन एंड डन अल्टीमेटली अनडन। कोट देखें कैसा बोलता है। 1603 में पैदा हुआ है ये, 5072 में पैदा हुआ है, और 1631 में जॉन डन की डेथ हुई है। जिस वक्त ये पोइट्री कर रहा था उस वक्त हुकूमत थी जेम्स वन। ये जेम्स था, एक स्कॉटलैंड से ही आया था जेम्स, उधर तो जेम्स वन था, उधर आके ये जेम्स टू बन गया था इंग्लैंड में आके, और इसको कहते हैं जिकोबियन पीरियड। कौन सा पीरियड चल रहा था? जिकोबियन पीरियड। जिकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है 1603 से, जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ होती है तो उसके पास वारस नहीं होता, तो ये फिर स्कॉटलैंड से लिया जाता है, ठीक है। और इसको इंग्लैंड के लोग लाइक भी नहीं करते थे जेम्स को, कि ये तो हमारे कंट्री का नहीं है। इसको मारने के लिए उन्होंने प्लान भी बनाया था, उसे कहते हैं गाय फॉक्स प्लान, उसे कहते हैं गन पाउडर प्लान। तो ये भी याद रखिएगा। ये 1603 में मतलब इसकी हुकूमत है, रीनशिप है इसकी, और 1625 तक है जेम्स
जेम्स की, यानी इसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं। ये जैकोबियन पीरियड का पोएट है ये वाला। इसको कहते हैं लेट रेनेसेंस एज, ठीक है, लेट रेनेसेंस एज। शेक्सपियर और इसके बाद इनके पोएट को लोग, उन्होंने कहा ना, आपने शायद पढ़ा उसको, डॉक्टर जॉनसन को पढ़ा हो अगर। डॉक्टर जॉनसन ने जो बुक लिखी थी उसने कहा था कि ये द लाइफ ऑफ अब्राहम कोले, वो एक मेटाफिजिकल पोएट था। उसके बारे में कहता है कि ये पोएट जो हैं बेतुके से पोएट हैं और ये ऐसी बकवास करते रहते हैं और ये बहुत सी कंसीट यूज़ करते हैं और इस तरह की कंपैरिजन करते हैं कि जिन चीज़ों को जो कंपेरेबल नहीं है। जैसे आप कंपास होती है जिसकी ज्योमेट्री की, अब उसको ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर दिया। मतलब तुम और मैं जो हो एक कंपास की तरह हैं, जब तक तुम फेर रहोगी मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूँगा, यानी एक कोना मैं हूँ और एक तुम हो, ठीक है। अगर तुम फेर रहोगी, यहाँ पे खड़ी रहोगी, ये उसकी जो एक टांग है, अगर ये खड़ी रहे यहाँ पे और ये इस तरह घूमता रहे, तो कहता है ऐसे अगर तुम यहाँ पे फिक्स रहोगी तो मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब साथ मज़ीद अगर इसको देखा जाए तो फिर वो एक इंसेक्ट का जिक्र करता है कि लव के इंसेक्ट ने मेरे और तुम्हारे ब्लड को मिला दिया और हमें एक बना दिया। अब देखें, एक इंसेक्ट से ह्यूमन का कंपेयर करना, जो डॉक्टर जॉनसन ने कहा बिल्कुल बेतुके किस्म के पोएट हैं और उनमें सबसे जो बकवास पोइट्री है वो जॉन डन की। मतलब उसने बिटरली क्रिटिसाइज कर दिया इनकी लाइफ को लिखते हुए। लेकिन उसके बाद टी.एस. इलियट ने उसको जब एडमायर किया तो फिर लोगों ने धड़ाधड़ जॉन डन को पढ़ना शुरू कर दिया। टी.एस. इलियट एक टॉप का पोएट, एक पोएट था, क्रिटिक था मॉडर्न एज का, और उसने क्या किया, उसको दोबारा से ज़िंदगी दे दी। लोगों ये सिलेबस में आ गया, नहीं तो पहले इसको कोई पूछता ही नहीं था कि ये बिल्कुल ऐसा ही पोएट है। तो ये क्या करता था, मेटाफिजिकल पोइट्री करता था, कंसीट को इस्तेमाल करता, पन को यूज़ करता, ऑक्सीमरोन यूज़ करता, लाइट टी यूज़ करता, अंडर एस्टिमेशन को यूज़ करता, वो क्या हाइपरबली यूज़ करता, बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करता, अपने इंटेलेक्ट के साथ पोइट्री करता, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज़ करता, सेंसुअल स्टाइल इस्तेमाल करता, इंटेलेक्चुअल पोइट्री होती है इसकी, अपनी पोइट्री के अंदर इन्फ्यूजन देता अकल और लव का, पैशन, फीलिंग का। जबकि कुछ लोग पोइट ऐसा नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने मिसाल दी, रोमांटिक पोइट जो हैं सिर्फ फीलिंग लिखते थे और क्लासिकल पोइट सिर्फ अकल लिखते थे। वो अपनी अकल से पोइट्री करते और मतलब बड़े इस तरह से उनको जोड़ते उनको कि वो ज़बरदस्ती कॉपलेट बनाते हीरोइक। देयर प्रिटी आइज रोल्स चार्म स्ट्राइक द साइट मेरिट विन द सोल, सो दे ट्राई टू क्रिएट कपलेट। सो कॉपलेट इन द हीरोइक कॉपलेट मीन टू जो लाइन्स हैं वो आपस में राइम्ड भी हों। आप ज़रा अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री को पढ़ें तो मोस्टली वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हीरोइक कॉपलेट में लिखता जाएगा। तो वो बाज़ का जब आप रूल फॉलो करते हो तो फिर नेचुरल फ्लो तो नहीं रहता। मतलब जॉन कीट्स ने कहा था कि पोइट्री शुड कम लाइक लीव्स टू द ट्रीज, नेचुरल होनी चाहिए। आई बिलीव इन द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट, आई थिंक वट एवर कम्स थ्रू हार्ट इट इज़ डिवाइन, इट इज़ अ ब्यूटिफुल। कहते हैं ना, ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इट इज ही इज अल्टीमेटली एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटी ऑफ द हार्ट, ब्यूटी ऑफ द फीलिंग, बिफोर ब्यूटी ऑफ द आर्ट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। एक जॉन कीट्स के बारे में एक क्वेश्चन बन सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा ऐसा पोएट है जो किसी रेवोल्यूशन का भी हिस्सा नहीं था। मतलब उसने अपनी पोएट्री में कोई रेवोल्यूशनरी बात नहीं की। रोमांटिक पोएट अक्सर कोई ना कोई किसी ना किसी रेवोल्यूशन से मुतासर है। विलियम ब्लेक हो अमेरिकन रेवोल्यूशन से, और वर्ड्सवर्थ हो, शैली हो, बैरन हो, ये सारे जो थे किसी ना किसी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का हिस्सा थे और उसको ये लाइक करते थे। लेकिन जॉन कीट्स ऐसा पोएट था जो किसी भी रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं था। वो इस चीज़ का कायल था कि पोइट्री फॉर पोइट्री सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक, art should not be used for the didactic or the teaching or political agenda or any kind agenda of somebody। किसी स्पेसिफिक एजेंडा के लिए आर्ट को यूज़ ना किया जाए। आर्ट फॉर आर्ट से का वो कायल था। नाम है उसका जॉन कीट्स, आप उसका नाम बता सकते हैं। रिलीजियस पोएम इस्तेमाल करता है, लिखता है, सोनेट लव और डिवाइन लिखता है, एपिग्राम जो है एपिग्राम लिखता है, एलेजीज लिखता है, सॉन्ग और स्टायर लिखता है, रिलीजियस पोएम लिखता है। नाम है जॉन डन और यूज़ करता है अब्रप्ट ओपनिंग। राइट द नेम ऑफ द पोएट हु यूज अब्रप्ट ओपनिंग। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार्स। सो व्हाट इज दिस?
अब्रप्ट ओपनिंग होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से कोई स्टार्ट करेगा पोएम, या इस तरह का एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएगा अपनी पोएम के अंदर कि वो अजीबोगरीब किस्म की होती है, ऐसे अब्रप्ट स्टार्ट उसको कहते हैं। तो जॉन डन किससे स्टार्ट करता है? गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार्स। व्हाट इज इट? अब्रप्ट स्टार, इसको कहते हैं अब्रप्ट ओपनिंग। अचानक जैसे किसी चीज़ को ओपन करता है अपनी पोएम को। वेरियस पैराडॉक्स, ठीक है, दो जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती थॉट वो आमने सामने रख, जैसे हम कहते हैं ओपन सीक्रेट, ये होती है क्या? पैराडॉक्स। आयरनी यूज करता है अपनी पोइट्री के अंदर। रिलीजियस पोएम। अच्छा, एपिग्राम क्या होते हैं? एपिग्राम का मतलब होता है जैसे कोई एक बात होती है, कोई कहावत होती है, तो वो फुल ऑफ वर्ड और पिथी वर्ड में होती है, उसे कहते हैं एपिग्राम। एपिग्राम जो अक्सर पोएट ये कब्रों पे लिखे होते हैं, ऐसे तख्ते बनाकर ऐसे कब्रों के ऊपर एक लाइन लिखी जाती है। मतलब अब जॉन कीट्स की कब्र पे लिखा हुआ है। जॉन कीट्स इंग्लैंड में पैदा हुआ था, उसकी इटली में डेथ हुई थी, रोम में। तो जॉन कीट जो है उसकी कब्र पे लिखा है, हियर लाइज द वन हुज नेम